तो अब हम देखेंगे जीएसटी के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। नाम से समझ में आ रहा है रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो अभी तक जो हम करते हुए आ रहे थे उसका अपोजिट यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी क्या होता है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा हमारा एग्जांपल है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये सोहन है जो अपने सप्लायर से 5 चॉकलेट परचेज कर रहा है। सोहन ने अपने सप्लायर से 5 चॉकलेट परचेज करी और उधार में परचेज करी, क्रेडिट में परचेज करी। 5 चॉकलेट परचेज करी गई है, एक चॉकलेट का प्राइस है 20 रुपए, तो 5 चॉकलेट कितने की हो गई? 100 रुपए की। 100 रुपए की 5 चॉकलेट हो गई। अब इस चॉकलेट के ऊपर 18% का जीएसटी लगा है। सप्लायर ने सोहन को 5 चॉकलेट सेल करी, 5 चॉकलेट का सेल प्राइस था 100 रुपए। इस 100 रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। यहाँ पर हम लेट सपोज मान के चल रहे हैं कि चॉकलेट के ऊपर 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 100 रुपए के ऊपर अगर हम 18% का जीएसटी लगाते हैं तो 18 रुपए आ जाएगा। ये 18 रुपए हमारा जीएसटी का अमाउंट है। तो सप्लायर जो है सोहन को 5 चॉकलेट 118 रुपए में सप्लाई करेगा। तो सोहन के पास 5 चॉकलेट आ गई। सोहन ने सप्लायर को 118 रुपए पे करे, जिसके अंदर 100 रुपए चॉकलेट का प्राइस था और 18 रुपए जीएसटी का अमाउंट था। तो सोहन ने चॉकलेट परचेज करी है और परचेज के टाइम पर पे करा गया जीएसटी सोहन के लिए इनपुट जीएसटी बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सोहन ने जब चॉकलेट परचेज करी तो उस टाइम पर सोहन के पास कितना इनपुट जीएसटी आ गया था, तो हम बता सकते हैं सोहन ने 18 रुपए परचेज के टाइम पर जीएसटी पे करा, तो सोहन का इनपुट जीएसटी 18 रुपए हो गया था। 18 रुपए हमारे यहाँ पर इनपुट जीएसटी आ गया, ये सोहन का इनपुट जीएसटी है। हम नेट टैक्स पेबल निकालेंगे अभी सोहन का, जिसमें 18 रुपए सोहन का इनपुट जीएसटी है। अब यहाँ पर जब सोहन के पास चॉकलेट आई तो सोहन ने देखा कि 5 में से 2 चॉकलेट तो खराब है, 2 चॉकलेट एक्सपायरी डेट की हैं। तो सोहन ने जो है इन 2 एक्सपायरी डेट वाली चॉकलेट को सप्लायर को वापस दे दिया। तो ये 2 चॉकलेट सोहन ने वापस कर दी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी थी जिसमें से 2 चॉकलेट वापस कर दी। तो 5 चॉकलेट जो परचेज करी गई थी वो सोहन की परचेजेस थी और 2 चॉकलेट जो सोहन ने वापस करी वो सोहन की परचेज रिटर्न थी। तो ये बोला जा सकता है सोहन के पास कितनी चॉकलेट रह गई? सोहन के पास 5 में से 3 चॉकलेट रह गई, 2 तो सोहन ने वापस कर दी। तो अब सोहन जो है इन 3 चॉकलेट्स को कंज्यूमर को सेल कर रहा है। कितने में सेल करी? सोहन ने एक चॉकलेट 30 रुपए में सेल करी। 20 रुपए में उसने परचेज करी थी, 10 रुपए उसने अपना प्रॉफिट ऐड करा और 30 रुपए पर चॉकलेट उसने कंज्यूमर को सेल कर दी। तो 3 चॉकलेट हो गई 90 रुपए की। अब यहाँ पर जब सोहन ने कंज्यूमर को चॉकलेट सेल करी तो सोहन ने भी अपनी सेल के ऊपर 18% का जीएसटी लगाया। तो 3 चॉकलेट का सेल प्राइस था 90 रुपए, उसके ऊपर 18% का अगर आप जीएसटी लगाओ, 90 का 18% कितना होता है? 16 रुपए 20 पैसे। तो जो फाइनल प्राइस आया वो प्राइस कितना आया? 106 रुपए 20 पैसे। तो कंज्यूमर जो है सोहन को 106 रुपए 20 पैसे पे करेगा, जिसके अंदर 16 रुपए 20 पैसे का जीएसटी है। ये जीएसटी सोहन के लिए आउटपुट जीएसटी बनेगा। सेल के टाइम पर जो जीएसटी रिसीव करा जाता है वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोहन का आउटपुट जीएसटी कितना है तो आप बता सकते हो सोहन का आउटपुट जीएसटी है 16 रुपए 20 पैसे। यानी 16 रुपए 20 पैसे सोहन की लायबिलिटी है जो उसे गवर्नमेंट के पास जमा करवानी है। तो यहाँ पर सोहन कह रहा है कि मैं अपना आउटपुट जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जमा करवा दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ इनपुट जीएसटी भी है, तो पहले मैं अपने उस इनपुट जीएसटी को अपने आउटपुट जीएसटी में से लेस करूंगा। तो यहाँ पर सोहन बोल रहा है कि मेरे पास 18 रुपए का इनपुट जीएसटी है, मैंने चॉकलेट को परचेज करते टाइम पर 18 रुपए का जीएसटी पे करा था, तो मैं यहाँ पर इनपुट जीएसटी के अंदर 18 रुपए लेस करूंगा। तो अब मुझे आप यहाँ पर ये बताओ कि क्या सोहन इनपुट जीएसटी के नाम पर 18 रुपए लेस कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सोहन जो है 18 रुपए इनपुट जीएसटी के नाम पर लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो देखो, एक सबसे पहला लॉजिक जो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि यहाँ पर आउटपुट जीएसटी 16 रुपए है, तो इस 16 रुपए में से 18 रुपए कैसे लेस हो सकता है? तो अगर आपके दिमाग में इस तरीके का कोई लॉजिक आ रहा है तो उसको आप हटा दो, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। सोहन के पास अगर इनपुट जीएसटी 18 रुपए होता तो सोहन 16 रुपए 20 पैसे के आउटपुट जीएसटी में से 18 रुपए इनपुट जीएसटी लेस कर सकता था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर नेट टैक्स पेबल माइनस में आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट टैक्स पेबल माइनस में आने का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा नहीं करवाना, बल्कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसा वापस करना है। तो गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं करती, बल्कि कह देती है कि आगे अगले साल में जब तुम्हारा दोबारा से आउटपुट जीएसटी आएगा तो उसमें से इस माइनस वाले इनपुट जीएसटी को लेस कर लेना। तो गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर कभी माइनस में नेट टैक्स पेबल आएगा तो वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर कोई सोच रहा हो कि इनपुट जीएसटी यहाँ से 18 रुपए इसीलिए लेस नहीं हो सकता क्योंकि आउटपुट जीएसटी 16 रुपए 20 पैसे है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ पर सोहन के पास 18 रुपए का इनपुट जीएसटी है ही नहीं। सोहन ने भले ही सप्लायर को पहले 18 रुपए का इनपुट जीएसटी पे करा था, लेकिन सोहन ने बाद में 2 चॉकलेट वापस भी तो करवा दी। तो इन 2 चॉकलेट का पैसा सोहन सप्लायर को पे थोड़ी ना करेगा। यहाँ पर सोहन ने सप्लायर से उधार में चॉकलेट परचेज करी थी, तो सोहन ने 5 में से 2 चॉकलेट वापस कर दी। एक चॉकलेट का प्राइस था 20 रुपए, 3 चॉकलेट का प्राइस हो गया 60 रुपए, तो सोहन के पास तो 3 ही चॉकलेट बची है। तो सोहन जो है सप्लायर को अब सिर्फ 60 रुपए प्लस 18% का जीएसटी पे करेगा। अगर 60 रुपए पे आप 18% का जीएसटी लगाते हो तो 10 रुपए 80 पैसे आएगा। 60 प्लस 10 रुपए 80 पैसे कितना हो गया? 70 रुपए 80 पैसे। तो सोहन जो है सप्लायर को सिर्फ 3 चॉकलेट का ही पैसा देगा, जो कि बनेगा 70 रुपए 80 पैसे, जिसके अंदर 10 रुपए 80 पैसे का जीएसटी भी आ गया। ध्यान से सुनो मेरी बात को। सोहन ने भले ही 5 चॉकलेट परचेज करी थी, जिसका प्राइस आ रहा था जीएसटी ऐड करने के बाद 118 रुपए, लेकिन इसमें से 2 चॉकलेट सोहन ने वापस भी कर दी, और जो चॉकलेट सोहन ने वापस करी है उन चॉकलेट का प्राइस था 40 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 रुपए उसका प्राइस था, जिसके ऊपर 7 रुपए 20 पैसे का जीएसटी लग रहा था। अगर आप 40 रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी निकालोगे, 40 का 18% करोगे तो 7 रुपए 20 पैसे आएगा। तो 40 रुपए की चॉकलेट सोहन ने वापस करी, जिसके ऊपर 7 रुपए 20 पैसे का जीएसटी था, तो टोटल बन रहा था 47 रुपए 20 पैसे। तो सोहन जो है 118 में से 47 रुपए 20 पैसे लेस कर लेगा, तो बैलेंस कितना बच गया? 70 रुपए 80 पैसे। तो सोहन कहेगा कि मैं जो है सप्लायर को सिर्फ 70 रुपए 80 पैसे पे करूंगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो सोहन की जेब से कितने रुपए का जीएसटी निकला? क्या 18 रुपए का जीएसटी निकला या 10 रुपए 80 पैसे का जीएसटी निकला? तो आप आराम से बोल सकते हो 10 रुपए 80 पैसे का जीएसटी निकला। जब स्टार्टिंग में सप्लायर ने सोहन को 5 चॉकलेट का बिल बना के दिया था, तो वो बिल 118 रुपए का ही बना था, उसके अंदर 18 रुपए का जीएसटी लगा हुआ था। लेकिन जब सोहन ने सप्लायर को 2 चॉकलेट वापस कर दी, तो सप्लायर ने जो है उस बिल के अंदर से 2 चॉकलेट के 40 रुपए लेस कर लिए, और जो 18 रुपए का जीएसटी 5 चॉकलेट पे लगा था, उस 18 रुपए में से 2 चॉकलेट का जीएसटी लेस कर लिया, जो कि 7 रुपए 20 पैसे आया। तो टोटल कितना लेस हो गया? 40 रुपए चॉकलेट का प्राइस और 7 रुपए 20 पैसे जीएसटी का प्राइस। टोटल 118 रुपए में से 47 रुपए 20 पैसे लेस हो गया। तो जो बैलेंस बच गया 70 रुपए 80 पैसे, वो जो है सोहन सप्लायर को पे कर देगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्टीमेटली सोहन का इनपुट जीएसटी कितना था, तो आप बता सकते हो कि पहले 18 रुपए का इनपुट जीएसटी चार्ज तो करा गया था, लेकिन बाद में परचेज रिटर्न होने की वजह से 7 रुपए 20 पैसे का इनपुट जीएसटी कम कर दिया गया। तो सोहन ने फाइनली जो इनपुट जीएसटी सप्लायर को पे करा वो था 10 रुपए 80 पैसे। तो जितना इनपुट जीएसटी सोहन ने पे करा है, उतना ही इनपुट जीएसटी तो सोहन लेस कर पाएगा। तो यहाँ पर 10 रुपए 80 पैसे इनपुट जीएसटी हो गया, 16 रुपए 20 पैसे आउटपुट जीएसटी हो गया। तो अगर आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को लेस करें, तो हमारे पास नेट टैक्स पेबल आएगा 5 रुपए 40 पैसे, यानी 5 रुपए 40 पैसे का टैक्स सोहन जो है फाइनली गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब हम जो है रिवर्सल ऑफ जीएसटी को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग से समझना होगा कि अभी तक क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो है सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी। तो जब सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी, तो उस टाइम पर सोहन ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 5 चॉकलेट से परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। चॉकलेट जो है सोहन के लिए गुड्स है। सोहन जो है चॉकलेट सेल परचेज का ही बिजनेस करता है। तो जब सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी, तो उस टाइम पर सोहन ने परचेज की एंट्री पास करी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, क्योंकि सोहन ने उधार में चॉकलेट परचेज करी थी। अगर इसके अंदर हम जीएसटी को भी ऐड कर दें, तो सोहन ने एंट्री पास करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपए, टू सप्लायर अकाउंट 118 रुपए। इस तरीके से एंट्री पास हुई होगी। दोबारा सुन लो। जब सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी, तो उस टाइम पर सोहन ने अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपए, टू सप्लायर अकाउंट 118 रुपए। तो ये एंट्री पास हुई होगी। परचेजेस को डेबिट क्यों करा गया? क्योंकि सोहन का परचेजेस इंक्रीज हो गया। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ? 100 रुपए से, यानी 5 चॉकलेट से। और जो है साथ के साथ सोहन का इनपुट जीएसटी भी इंक्रीज हुआ था। इनपुट जीएसटी हमारा असेट होता है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होता है। तो इनपुट जीएसटी कितने से बढ़ा था? 18 रुपए से। तो जब 5 चॉकलेट परचेज करी थी, उस टाइम पर सोहन का परचेजेस भी बढ़ा था और इनपुट जीएसटी भी बढ़ा था। तो सोहन ने परचेजेस को भी डेबिट करा होगा और इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करा होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर सोहन ने जो है 2 चॉकलेट वापस कर दी। 5 में से 2 चॉकलेट सोहन ने वापस कर दी। तो सोहन के पास से 2 चॉकलेट चली गई। एक चॉकलेट का प्राइस था 20 रुपए, तो 2 चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया? 40 रुपए। चॉकलेट चली गई, यानी सोहन का परचेजेस कम हो गया। पहले सोहन ने अपने परचेजेस को 5 चॉकलेट से इंक्रीज करा था, यानी 100 रुपए से इंक्रीज करा था। लेकिन अब 40 रुपए की चॉकलेट सोहन के पास से चली गई। तो इसका मतलब है सोहन का परचेजेस 40 रुपए से डिक्रीज हो गया।
परचेज रिटर्न के टाइम पर सोहन का परचेजेस 40 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, जब भी हमारा एक्सपेंस कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के टाइम पर सोहन का परचेजेस डिक्रीज होगा, तो सोहन जो है अपने परचेजेस को क्रेडिट करेगा, और सिर्फ परचेजेस को ही क्रेडिट नहीं करेगा बल्कि अपने इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करेगा। अब क्यों करेगा वो भी ध्यान से सुन लो। जब सोहन ने 5 चॉकलेट परचेज करी थी, तो उस टाइम पर सोहन ने 5 चॉकलेट की परचेजेस को भी इंक्रीज करा था और 5 चॉकलेट के इनपुट जीएसटी को भी इंक्रीज करा था। लेकिन अब जब सोहन 5 में से 2 चॉकलेट वापस कर रहा है, तो सोहन 2 चॉकलेट का परचेजेस भी डिक्रीज करेगा और साथ के साथ 2 चॉकलेट का इनपुट जीएसटी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि सोहन के पास पहले 18 रुपए का इनपुट जीएसटी आया था, लेकिन अब 2 चॉकलेट वापस करने के बाद सोहन का 18 रुपए के इनपुट जीएसटी में से 7 रुपए 20 पैसे का इनपुट जीएसटी कम होने वाला है। इनपुट जीएसटी असेट होता है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के टाइम पर परचेजेस तो क्रेडिट होगा ही होगा, साथ के साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा, और ये बोला जाएगा कि 47 रुपए 20 पैसे अब सोहन को पे करने की जरूरत नहीं है। यानी पहले सोहन को 118 रुपए पे करने थे, लेकिन अब उसमें से 47 रुपए 20 पैसे का सामान सोहन ने वापस कर दिया, तो आप सोहन को ये 47 रुपए 20 पैसे सप्लायर को पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी, तो आप बता सकते हो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है। सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट भी बोल सकते हो। सोहन के लिए तो सप्लायर उसका क्रेडिटर बन जाएगा, तो यहाँ पर सोहन जो है परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेगा सप्लायर अकाउंट डेबिट। सप्लायर को डेबिट क्यों करा गया, क्योंकि सोहन का क्रेडिटर कम हो रहा है। जब 5 चॉकलेट परचेज करते समय पर सोहन का क्रेडिटर 118 रुपए से बढ़ा था, तो सोहन ने अपने क्रेडिटर को क्रेडिट करा था। उस टाइम पर सोहन ने कहा था कि मुझे सप्लायर को 118 रुपए पे करने, लेकिन अब परचेज रिटर्न के टाइम पे बोला जा रहा है कि सोहन जो है 2 चॉकलेट वापस कर रहा है, इसीलिए सोहन 47 रुपए 20 पैसे पे नहीं करेगा। तो सोहन के ऊपर सप्लायर का जो 118 का उधार था, उस उधार में से 47 रुपए 20 पैसे का उधार कम हो गया। तो यहाँ पर सोहन का क्रेडिटर 47 रुपए 20 पैसे से कम हो गया। अब सोहन को 118 में से 47 रुपए 20 पैसे कम पे करने पड़ेंगे। तो जैसे ही सोहन का क्रेडिटर कम होगा, सोहन जो है अपने क्रेडिटर को यानी अपने सप्लायर को डेबिट कर देगा। तो सोहन ने जो है परचेज रिटर्न के टाइम पर अपने सप्लायर को यानी अपने क्रेडिटर को 47 रुपए 20 पैसे से डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री पास होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट 47 रुपए 20 पैसे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम परचेजेस का नाम लिखते हैं, लेकिन जब भी हम गुड्स को वापस करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारा परचेजेस ही कम होता है, लेकिन हम नाम लिख देते हैं परचेज रिटर्न का। तो यहाँ पर जो है सोहन एक तो अपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेगा और दूसरा अपने इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करेगा। सोहन एंट्री पास करेगा सप्लायर अकाउंट डेबिट 47 रुपए 20 पैसे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 40 रुपए टू इनपुट जीएसटी 7 रुपए 20 पैसे। तो इस तरीके से जो है सोहन अपने परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेगा, और यही परचेज रिटर्न की एंट्री हमारा रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहलाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा परचेजेस इंक्रीज होता है तो हम अपने परचेजेस को डेबिट करते हैं और साथ के साथ हम अपने इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न के केस में क्या हो रहा है कि हम अपने परचेजेस को भी क्रेडिट कर रहे हैं, हमारा परचेजेस भी कम हो रहा है और साथ के साथ हमारा इनपुट जीएसटी भी कम हो रहा है, उसको भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो परचेज रिटर्न के अंदर परचेजेस और इनपुट जीएसटी डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहलाता है। तो समझ में आ रही है आपको बात। अभी हम 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब अगर हम बात करें सेल की, तो जब सोहन ने 3 चॉकलेट सेल करी तो उस टाइम पर सबसे पहले तो सोहन का रिवेन्यू इंक्रीज हो गया। रिवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सोहन ने अपने रिवेन्यू को, रिवेन्यू का मतलब है यहाँ पर सोहन की सेल, तो सोहन जो है अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा और साथ के साथ अपने आउटपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करेगा। आउटपुट जीएसटी सोहन के लिए लायबिलिटी है, तो सेल के टाइम पर सोहन क्या एंट्री पास करेगा, 3 चॉकलेट सोहन ने सेल करी जिसका सेल प्राइस था 90 रुपए, उस 90 रुपए के ऊपर जो है 18% का जीएसटी लग गया, तो जो फाइनल प्राइस आया वो आया 106 रुपए 20 पैसे। तो सोहन ने अगर कैश सेल करी होगी तो सोहन एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट 106 रुपए 20 पैसे टू सेल्स अकाउंट 90 रुपए और टू आउटपुट जीएसटी 16 रुपए 20 पैसे। तो ये सोहन की कैश सेल की एंट्री पास होगी। अगर सोहन ने उधार में गुड सेल करे होंगे, क्रेडिट सेल करी होगी, तो सोहन एंट्री पास करेगा डेटर अकाउंट डेबिट 106 रुपए 20 पैसे टू सेल्स अकाउंट 90 रुपए टू आउटपुट जीएसटी 16 रुपए 20 पैसे। तो समझ में आ रही है आपको बात। थोड़ा बहुत समझ में आया कि रिवर्सल ऑफ जीएसटी क्या होता है। जब भी हमारा परचेसेस डिक्रीज होगा और जब भी हमारा इनपुट जीएसटी डिक्रीज होगा तो उसको हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी का नाम देंगे। तो क्लियर हो रहा है। अब अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, पहले यहाँ पर आप देख सकते हो वही बातें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं।
परचेज और सेल के केस में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी गुड्स को परचेज करा जाता है तो उस टाइम पर हमारा परचेजेस इंक्रीज होता है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस ही होता है। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारा परचेजेस यानी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता था, और गुड्स परचेज के टाइम पर हम अपने इनपुट जीएसटी को डेबिट करते थे, क्योंकि इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है जो गुड्स परचेज की वजह से बढ़ता था। तो ये तो परचेज के टाइम पर होता है। अब अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के टाइम पर क्या होता है, सबसे पहले रेवेन्यू इंक्रीज होता है यानी इनकम इंक्रीज होती है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल की वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा जिसे हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरा साथ में क्या होता है कि सेल की वजह से हमारे पास आउटपुट जीएसटी आता है, और आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी होता है। तो आउटपुट जीएसटी की वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है जिसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो हो गई परचेज और सेल की बात। अब अगर मैं इसके अंदर रिवर्सल ऑफ जीएसटी को डाल दूं तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी के केस में क्या होगा, रिवर्सल ऑफ जीएसटी के केस में परचेज और सेल का ठीक अपोजिट होगा। परचेज के टाइम पर हमारा परचेजेस बढ़ता था, लेकिन परचेज रिटर्न के टाइम पर हमारा परचेजेस डिक्रीज होता है। अब परचेजेस डिक्रीज हो रहा है तो साथ के साथ हमारा इनपुट जीएसटी भी डिक्रीज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो जिन गुड्स को रिटर्न करा जा रहा है उनके प्राइस के साथ साथ उसके ऊपर लगने वाले इनपुट जीएसटी को भी हम डिक्रीज करते हैं। इनपुट जीएसटी हमारा असेट होता है, अगर हमारा असेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। अभी हम 2-3 एग्जांपल लेंगे तो उससे ज्यादा अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें सेल्स रिटर्न की तो सेल के टाइम पर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न के टाइम पर हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है। और अगर बात करी जाए आउटपुट जीएसटी की तो सेल के टाइम पर हमारा आउटपुट जीएसटी इंक्रीज होता है। आउटपुट जीएसटी हमारे लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल के टाइम पर हमारा आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न के टाइम पर हमारा आउटपुट जीएसटी डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न के टाइम पर हमारा आउटपुट जीएसटी कम होता है। सेम परचेज रिटर्न की तरह है, परचेज रिटर्न के टाइम पर हमारा इनपुट जीएसटी कम हो रहा है, उसी तरीके से सेल्स रिटर्न के टाइम पर हमारा आउटपुट जीएसटी कम होता है। आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगा तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न के अंदर एक तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा और दूसरा आउटपुट जीएसटी भी डिक्रीज होगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। तो देखो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ऑन क्रेडिट ₹50,000 प्लस 6% आईजीएसटी। तो मोहन ने सुमित से 50,000 के गुड्स उधार में परचेज करे और इन गुड्स की परचेज के ऊपर 6% का आईजीएसटी पे करा। तो मोहन हमारा बायर हो गया और सुमित हमारा सेलर हो गया। तो हम जो है यहाँ पर मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। मोहन हमारा बायर है तो वो जो है परचेज की एंट्री पास करेगा, उसने सुमित से उधार में गुड्स परचेज करे। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री कैसे पास होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और अगर आईजीएसटी आ रहा है तो मोहन के लिए ये 6% का आईजीएसटी उसका इनपुट आईजीएसटी बन जाएगा, यानी उसका असेट बन जाएगा। तो 50,000 के ऊपर 6% का आईजीएसटी लगेगा। 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000। तो 3,000 का आईजीएसटी हो गया। तो मोहन जो है अपने परचेजेस को 50,000 से डेबिट करेगा, और साथ के साथ मोहन का इनपुट आईजीएसटी जो कि मोहन का एसेट बनेगा उसे भी डेबिट करा जाएगा, और क्रेडिट में लिखा जाएगा टू सुमित अकाउंट। सुमित जो है वो मोहन का क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है। तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो उसे मोहन क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर मोहन ने टू सुमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट करा, 53,000 से, क्योंकि मोहन ने सुमित को टोटल 53,000 देने। तो मोहन के लिए सुमित 53,000 का क्रेडिटर है। अब इस 53,000 के अंदर क्या क्या आ रहा है वो हमें डेबिट में बता रखा है। 53,000 के अंदर 50,000 तो गुड्स का प्राइस है और 3,000 का आईजीएसटी है। तो समझ में आ रही है बात। तो ये मोहन की परचेज की एंट्री पास हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री हमारी, गुड्स रिटर्न टू सुमित ₹10,000। तो मोहन ने जो है सुमित को 10,000 के गुड्स वापस कर दिए। वापस कर दिए का मतलब है कि ये मोहन की परचेज रिटर्न है। मोहन जो है अपने बुक्स के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेगा। परचेज रिटर्न के अंदर परचेजेस कम होता है। जब भी हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, गुड्स को वापस करते हैं, तो उस समय पर हमारा परचेजेस डिक्रीज होता है। मैंने आपको अभी बताया जब परचेज रिटर्न होगी तो हमारा परचेजेस डिक्रीज होगा और साथ के साथ हमारा इनपुट जीएसटी भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मोहन ने 10,000 के गुड्स सुमित को वापस करें। मोहन ने सुमित को 50,000 रुपए देने हैं प्लस 3,000 का आईजीएसटी देना है। लेकिन अब यहाँ पर मोहन ने जो है सुमित को 10,000 के गुड्स वापस कर दिए प्लस उसका जितना आईजीएसटी बनेगा वो भी अब मोहन को पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो मोहन ने जो है परचेज रिटर्न करा है 10,000, तो 10,000 से मोहन की परचेजेस कम हो गई। मैंने आपको अभी बताया था कि परचेज रिटर्न के केस में जब भी हमारी परचेजेस कम होती है तो उसे हम परचेज रिटर्न का नाम देते हैं। तो यहाँ पर 10,000 के गुड्स मोहन ने वापस कर दिए। ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। मोहन ने ऊपर 50,000 के परचेजेस को डेबिट करा था कि मोहन के पास 50,000 के गुड्स आए थे, लेकिन अब जब मोहन ने 10,000 के गुड्स वापस कर दिए
तो मोहन ने अपनी परचेजेस को 10,000 से क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाता है। तो मोहन ने 50,000 का परचेजेस डेबिट करा और 10,000 का परचेजेस क्रेडिट कर दिया। तो बैलेंस जो बचा वो बचा 40,000 का डेबिट। मोहन का परचेजेस का 40,000 का डेबिट बच गया। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं इनपुट आईजीएसटी की बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया कि परचेज रिटर्न के केस में इनपुट आईजीएसटी भी डिक्रीज हो जाता है। जितने के गुड्स वापस करे उसके ऊपर जितना जीएसटी बनता है उतना जीएसटी अब कम हो जाएगा। परचेज करते टाइम पर जो जीएसटी लगाया गया था, जितना जीएसटी लगाया गया था उतना ही जीएसटी, और वही जीएसटी हम परचेज रिटर्न के टाइम पे भी कैलकुलेट करेंगे। गुड्स परचेज के टाइम पर आईजीएसटी लगा था और 6% लगा था, तो गुड्स रिटर्न के टाइम पर भी आईजीएसटी ही लगाया जाएगा और 6% ही लगाया जाएगा। 10,000 का 6% कितना हो गया? 600 रुपए। तो 10,000 की गुड्स का प्राइस और 600 रुपए का आईजीएसटी, यानी टोटल 10,600 रुपए अब मोहन सुमित को पे नहीं करेगा। 53,000 रुपए मोहन ने सुमित को पे करने थे, लेकिन मोहन ने इसमें से 10,600 के गुड्स वापस कर दिए। तो 10,600 रुपए मोहन जो है सुमित को पे नहीं करेगा। तो 53,000 में से 10,600 रुपए लेस हो जाएंगे और जो बैलेंस आएगा अब सिर्फ उतना ही बैलेंस मोहन जो है सुमित को पे करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो एक तरफ तो परचेजेस कम हुआ 10,000 से और दूसरी तरफ साथ के साथ आईजीएसटी भी कम हुआ 600 से। 3,000 से आईजीएसटी डेबिट करा गया था ऊपर, अब जो है 600 से आईजीएसटी को क्रेडिट कर दिया। तो 3,000 का डेबिट और 600 का क्रेडिट, बैलेंस कितना बच गया? 2,400 का डेबिट। डेबिट में 2,400 का आईजीएसटी बच गया। अब अगर मैं बात करूं सुमित अकाउंट की, तो सुमित जो है वो मोहन का क्रेडिटर है। जब मोहन ने गुड्स परचेज करे थे तो उस टाइम पर मोहन का क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था। क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब जब मोहन ने 10,600 के गुड्स वापस करे तो उस टाइम पर मोहन का क्रेडिटर कम हो जाएगा, यानी मोहन ने जो है सुमित को इन परचेज रिटर्न के गुड्स का पैसा पे नहीं करना। तो मोहन का क्रेडिटर 10,600 से कम हो गया। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी जब भी कम होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो एक तरफ तो मोहन ने अपने क्रेडिटर को 53,000 से क्रेडिट करा था, वहीं दूसरी तरफ मोहन ने अपने क्रेडिटर को 10,600 से डेबिट कर दिया। तो 53,000 का क्रेडिट और 10,600 का डेबिट, तो बैलेंस कितना बच गया? 42,400 का क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएंगे तो 42,400 का क्रेडिट बच जाएगा। यानी अब जो है परचेज रिटर्न के बाद मोहन ने सुमित को सिर्फ 42,400 रुपए पे करने बाकी हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। ध्यान रखना है हमें कि परचेज के टाइम पर जो जीएसटी और जितना जीएसटी लगाया गया था परचेज रिटर्न के टाइम पर भी वही जीएसटी और उतना ही जीएसटी लगाना है। तो क्लियर है। तो अब अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर जो है इस बार सेल की एंट्री पास होगी। रमेश जो है मोहित को उधार में गुड सेल कर रहा है। कितने गुड सेल हो रहे हैं? 80,000 के, प्लस 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पर हम रमेश की बुक्स में एंट्री पास करेंगे, यानी सेल की एंट्री पास करी जाएगी। रमेश ने 80,000 के गुड्स मोहित को उधार में सेल करे, जिसके ऊपर 6% का सीजीएसटी लगा और 6% का एसजीएसटी लगा। तो रमेश जो है अपनी सेल की एंट्री पास करेगा। सेल की एंट्री कैसे पास करी जाती है? तो रमेश के लिए मोहित जो है उसका डेटर बन जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहित जो है डेटर बन गया और सेल्स के अंदर आएगा 80,000 रुपए। सेल्स के अंदर तो 80,000 ही लिखा जाएगा। अब इस 80,000 के ऊपर 6% का सीजीएसटी पे करा है और 6% का एसजीएसटी पे करा है। तो रमेश के लिए तो सेल के ऊपर रिसीव करा गया जीएसटी उसका आउटपुट जीएसटी बनेगा, जो कि सेलर के लिए लाइबिलिटी बनता है। तो रमेश जो है अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर देगा। कितने से क्रेडिट करेगा? 80,000 के ऊपर 6% का सीजीएसटी लगेगा, 4,800 आ जाएगा, और 80,000 के ऊपर 6% का एसजीएसटी भी लगेगा, तो 4,800 यहाँ पर भी आ गया। तो 4,800 का सीजीएसटी और 4,800 का एसजीएसटी, ये दोनों रमेश के बुक्स में क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 80,000 की सेल है और 4,800 का सीजीएसटी है और 4,800 का एसजीएसटी है। टोटल हो गया 89,600, यानी फाइनल प्राइस जिस प्राइस पर रमेश मोहित को गुड सेल करेगा वो होगा 89,600। तो मोहित ने अभी पैसा पे नहीं करा, तो रमेश जो है अपने बुक्स के अंदर मोहित को अपना डेटर बनाएगा। कितने से बनाएगा? 89,600 से बनाएगा कि मैंने मोहित से 89,600 रुपीज रिसीव करने हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। ये परचेज सेल की एंट्री तो हम कई बार देख चुके हैं, ये तो आपको पहले से आती है। अभी हम यहाँ पर नई बात क्या देख रहे हैं? हम जो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री देख रहे हैं। हमारी फोर्थ एंट्री है सेल्स रिटर्न की। मोहन ने जो है 10,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। क्यों रिटर्न करे? क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव हो गए। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है गलत गुड्स सप्लाई हो जाए, हो सकता है एक्सपायरी डेट के गुड्स सप्लाई हो जाए, तो कई रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मोहित ने 10,000 के गुड्स रमेश को वापस कर दिए। तो रमेश के लिए तो ये सेल्स रिटर्न हो गई। तो सेल्स रिटर्न के अंदर क्या होता है? एक तरफ तो सेल्स डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ रमेश का डेटर भी डिक्रीज होगा।
क्योंकि मोहित जो है यहाँ पर इसको मोहित कर लेना, तो एक तरफ तो रमेश की सेल डिक्रीज होगी और दूसरी तरफ रमेश का डेटर भी डिक्रीज होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सेल्स रिटर्न के अंदर एक तरफ तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है यानी हमारी सेल्स डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ हमारा आउटपुट जीएसटी भी डिक्रीज होता है। आउटपुट जीएसटी हमारे लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यही तो है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। सेल्स रिटर्न को भी रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहते हैं। जनरली जो है सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स हमारी डेबिट होगी। उसी तरीके से जनरली जो है आउटपुट जीएसटी हमारा क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी हमारा डेबिट होगा। तो यही हमारा रिवर्सल है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स को कम करा जाएगा। सेल अगर कम हो रही है तो यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। 10,000 से सेल्स को डेबिट करा जाएगा। ऊपर हमने 80,000 की सेल्स को क्रेडिट करा था और यहाँ पर जो है नीचे हमने 10,000 की सेल्स को डेबिट कर दिया। तो 80,000 में से 10,000 लेस करोगे 70,000 की सेल्स क्रेडिट में हमारी अभी भी बची हुई है। अब देखो साथ के साथ हम जो है अपने आउटपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हमारा डेबिट होगा। ये जो 10,000 की सेल रिटर्न आई है, सेल के टाइम पर इनके ऊपर कौन सा जीएसटी लगा था और कितना जीएसटी लगा था। तो जब इन गुड्स को सेल करा गया था उस टाइम पर 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी लगा था। तो जब सेल रिटर्न होगी तो उस टाइम पर भी 10,000 के गुड्स के ऊपर 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी कम करा जाएगा। तो 6% का सीजीएसटी कम होगा और 6% का आउटपुट एसजीएसटी कम होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी रमेश के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करा गया यानी रिवर्स करा गया। ऊपर जो है रमेश ने अपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करा था 4,800 से, लेकिन अब जो है क्योंकि 10,000 के गुड्स वापस हो गए तो 10,000 के गुड्स के साथ साथ उसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी भी रिवर्स करा जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी पहले क्रेडिट करा था, अब जो है आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर देंगे। 10,000 का 6% हो गया 600 रुपए। 600 रुपए का सीजीएसटी रिवर्स करा गया और 600 रुपए के एसजीएसटी को भी रिवर्स करा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, डेबिट में हो गया 10,600। अब जो है रमेश अपने डेटर अकाउंट को भी क्रेडिट करेगा। सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री इसकी अपोजिट होगी। सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब सेल रिटर्न के केस में हम सेल्स की जगह पर सेल्स रिटर्न का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ सेल्स रिटर्न को डेबिट करा और दूसरी तरफ हम यहाँ पर अपने डेटर को क्रेडिट करेंगे। डेटर हमारा 10,600 से क्रेडिट होगा, यानी इसका मतलब है कि पहले रमेश ने मोहित से 89,600 की पेमेंट रिसीव करनी थी, लेकिन अब क्योंकि मोहित ने जो है 10,000 के गुड्स वापस कर दिए तो 10,000 के गुड्स और उसके ऊपर लगा गया जीएसटी को ऐड करने के बाद 10,600 आ रहा है। तो यहाँ पर 10,600 के गुड्स वापस हो गए, इसीलिए अब जो है रमेश ने मोहित से 89,600 रुपीज नहीं लेने बल्कि सिर्फ 79,000 रुपीज लेने। 89,600 का डेबिट और 10,600 का क्रेडिट। अगर आप इसको काटोगे तो बचेगा सिर्फ 79,000 का डेबिट, यानी रमेश ने मोहित से अब सिर्फ 79,000 रुपीज लेने बाकी हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री क्लियर हो गई। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई तो थोड़ी देर और इंतजार करो, एक एग्जांपल और लेंगे तब जाके आपको और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री की, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी और अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सल ऑफ जीएसटी के अंदर ज्यादातर जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के केस आते हैं वो क्रेडिट सेल और परचेज सेल के ही होंगे, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है कि क्रेडिट सेल के केस में ही और क्रेडिट परचेज के केस में ही गुड्स को रिटर्न करा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कैश सेल और कैश परचेज के केस में गुड्स रिटर्न नहीं होते, वहां पर भी गुड्स रिटर्न होते हैं, लेकिन जब कैश परचेज और सेल की बात आती है तो वहां पर ज्यादातर केसेस में गुड्स को वापस नहीं लिया जाता बल्कि गुड्स को एक्सचेंज करके दूसरा गुड्स दे दिया जाता है। अगर आप कोई सामान कैश में परचेज करके लाओ और फिर अगर आप उसको वापस करने जाओगे तो सामने जो सेलर होगा वो आपको कहेगा कि मैं आपको पैसा वापस नहीं कर सकता, आप जो है इसके बदले में कोई दूसरा सामान ले लो, एक्सचेंज में कोई दूसरा सामान ले लो। उसी तरीके से अगर आपने कैश में गुड्स को सेल करा है और बाद में जो है सामने बायर आपको गुड्स वापस करने आ रहा है तो आप बायर को बोलोगे कि मैं इन गुड्स के बदले तुम्हें पैसा वापस नहीं करूंगा, इसके बदले जो है तुम कोई और सामान लेके चले जाओ। यानी कैश परचेज और सेल के केस में जनरली यही होता है कि पैसा वापस नहीं करा जाता बल्कि उन्हीं गुड्स के बदले में एक्सचेंज में कोई दूसरा गुड्स दे दिया जाता है। तो अगर एक्सचेंज में कोई गुड्स मिल जाए तो उस केस में तो बात बराबर हो गई, फिर वहां पर तो कोई भी रिटर्न की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैश परचेज में भी परचेज रिटर्न होती है और कैश सेल में भी सेल्स रिटर्न होती है तो फिर उस केस में हमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी।
तो अगर कैश सेल और कैश परचेज की केस में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होती है तो फिर उस केस में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप क्रेडिटर की जगह पर कैश लिख दोगे और सेल्स रिटर्न के केस में डेटर की जगह पर भी कैश आ जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 90% केस में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको सिर्फ तभी पास करनी होगी जब उधार की ट्रांजैक्शन होगी। तो अगर हमारी क्रेडिट परचेज है तो उस केस में परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट आईजीएसटी। हमने परचेज के टाइम पे क्या एंट्री पास करी थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के केस में परचेजेस की बिल्कुल अपोजिट एंट्री पास करी जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी। तो समझ में आ रही है बात? अब अगर इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन होगी तो इनपुट आईजीएसटी की जगह पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। बाकी सब तो सेम रहेगा, क्रेडिटर अभी भी डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अभी भी क्रेडिट होगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर सेल्स रिटर्न की बात करूं तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो अगर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो वो सेल्स की बिल्कुल अपोजिट होगी। सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी? सबसे पहले सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, यानी इससे हमारी सेल्स कम हो रही है। उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी को भी डेबिट करेंगे, यानी इससे हमारा आउटपुट आईजीएसटी कम हो रहा है। और उसके बाद डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी इससे हमारा डेटर भी कम हो रहा है। तो ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री पास हो जाएगी। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखेंगे तब जाके और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। अब अगर मैं इंट्रास्ट रेट की बात करूं तो इंट्रास्ट रेट के केस में यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी की जगह पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। बाकी सब तो सेम रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा ही होगा और डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। तो समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर हमें एक बात को नोटिस करना है कि परचेज रिटर्न के केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। परचेज रिटर्न के केस में हमारी परचेजेस कम हो रही है, यानी हमारे पास से गुड्स कम भी हो जा रहे हैं और हमने गुड्स को सेल भी नहीं करा। लेट सपोज आपने जो है 100 रुपए के गुड्स परचेज करे, अब उस 100 रुपए में से आप 10 रुपए के गुड्स को वापस कर दे रहे हो, यानी 10 रुपए की परचेज रिटर्न कर दे रहे हो। तो 100 रुपए के गुड्स में से 10 रुपए के गुड्स आपने परचेज रिटर्न कर दिए, यानी आपके पास अब सिर्फ 90 रुपए के गुड्स बचे हुए हैं। तो एक तरफ तो आपकी गुड्स कम भी हो गए और दूसरी तरफ आपने गुड्स को सेल भी नहीं करा। बिना गुड्स को सेल करे आपके गुड्स कम हो गए। उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन तो है परचेज रिटर्न, यानी आपकी परचेजेस कम हुई जिसका रीजन बना परचेज रिटर्न। तो परचेजेस जो है हमारी कई सारे रीजनों की वजह से कम हो सकती है। अगर आपकी परचेजेस कम हो जाए और आपने गुड्स को सेल भी नहीं करा तो उस केस में वो आपका रिवर्सल ऑफ जीएसटी का केस बन जाएगा। तो परचेजेस हमारी कम होती है बिना गुड्स को सेल करे, उसका एक रीजन तो हो गया हमारा परचेज रिटर्न। अभी इसके और भी कई रीजन है, अगर मैं आपको दूसरा रीजन बताऊं तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो, परचेजेस हमारी कम होगी और साथ के साथ इनपुट जीएसटी भी हमारा कम होगा और हमने गुड्स को सेल भी नहीं करा। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका पहला रीजन तो हो गया गुड्स रिटर्न टू द सेलर। जब हम सेलर को गुड्स रिटर्न करते हैं यानी अपनी परचेज रिटर्न करते हैं तो उस केस में हमारी परचेजेस भी कम होती है और हमारा इनपुट जीएसटी भी कम होता है। तो एक तो ये रीजन हो गया। अब अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो अगर बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर गुड्स को विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, अगर बिजनेस का ओनर गुड्स को बिजनेस से निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्राइंग का नाम भी देते हैं, तो अगर ओनर ड्राइंग कर रहा है तो उस केस में भी हमारी परचेजेस कम हो जाती है। अगर आपने जर्नल एंट्री की सीरीज को देखा होगा तो आपको पता होगा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि परचेजेस कम होने के हमारे पास कई सारे रीजन होते हैं, जिसमें से एक होता है परचेज रिटर्न, दूसरा होता है ड्राइंग, तीसरा होता है फ्री सैंपल, चौथा होता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट और पांचवा होता है चैरिटी एंड डोनेशन। यहाँ पर इन्हीं 5 केसेस की बात करी जाएगी। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि परचेजेस कम होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं तो यहाँ पर या तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो या फिर आप जो है इस वीडियो को यहीं पर बंद करो और सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री की सीरीज को देखो, जहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि परचेजेस डिक्रीज होने के आखिर कौन कौन से रीजन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं उन रीजंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, परचेजेस कम होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि परचेजेस इन सब कारणों से कम होती है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन आपको वही जर्नल एंट्री वाली सीरीज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं उसके अंदर के जीएसटी के बारे में बात करूंगा कि आखिर उसके अंदर का जीएसटी किस तरह से कम होता है। तो अगर हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी की बात करें तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी का सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी परचेजेस डिक्रीज होगी और साथ के साथ आपका इनपुट जीएसटी भी डिक्रीज होगा। अगर परचेजेस डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से अगर इनपुट जीएसटी डिक्रीज होता है तो उसे भी हम क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो टोटल हमारे पास ये 5 केसेस हैं जो हमारे रिवर्सल ऑफ जीएसटी बनेंगे। पहला केस तो हम पढ़ चुके हैं, गुड्स रिटर्न टू द सेलर, ये हमारा परचेज रिटर्न का केस है। अब अगर सेकंड केस की बात करूं, गुड्स आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर,
तो जो बिजनेस का ओनर है वो ड्राइंग कर रहा है, यानी बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज। तो इसके अंदर हमें ड्राइंग की एंट्री पास करनी है विद जीएसटी। तो ड्राइंग की एंट्री आप सबको आती है। यहाँ पर गुड्स को विड्रॉ करा जा रहा है, कैश को विड्रॉ नहीं करा जा रहा, ध्यान रखना। तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग हमारा कैपिटल नेचर का होता है। अगर ओनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो उस केस में बिजनेस के अंदर ओनर की कैपिटल कम होती है। लेट सपोज बिजनेस के अंदर 10,000 की कैपिटल है और अगर ओनर 10,000 में से 1,000 के गुड्स बिजनेस से निकाल के ले गया फॉर पर्सनल यूज, यानी ओनर ने जो है 1,000 की ड्राइंग कर ली, तो अब इस केस में जो बिजनेस की कैपिटल होगी वो 1,000 से कम हो जाएगी। ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस होती है, तो यहाँ पर कैपिटल जो है अब 10,000 की बजाय सिर्फ 9,000 रह जाएगी। तो ड्राइंग जो होता है ना वो हमारे बिजनेस के अंदर की कैपिटल को कम करता है। कैपिटल अगर हमारी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर कैपिटल हमारी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो जो ड्राइंग है वो है कैपिटल ही, बस नाम उसका ड्राइंग रखा गया है, वो हमारी कैपिटल को कम कर रहा है। तो ड्राइंग की क्या एंट्री होती है? ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अगर बिजनेस के अंदर से ओनर गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में हमारा परचेसेस कम होगा। परचेसेस कम होने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर से गुड्स कम हो रहे हैं। ओनर अगर बिजनेस के अंदर से 1,000 के गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो एक तरफ तो बिजनेस की कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो उसे हमने ड्राइंग का नाम दे दिया। कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। और दूसरी तरफ बिजनेस के अंदर से गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स कम होने का मतलब है परचेजेस कम होना, और अगर परचेजेस कम होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग के केस में हमारी एंट्री पास होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग की वजह से हमारी परचेजेस कम हो रही है। परचेजेस कम होने का मतलब है कि हमारा इनपुट आईजीएसटी भी कम होगा। अभी हम देख कर आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपकी परचेजेस कम होती है तो इसका मतलब है कि आपका इनपुट जीएसटी भी कम होता है। अब क्यों कम होता है ये भी हमें पता है, अभी हमने समझा था। यहाँ पर दोबारा देख लो, जब हमने गुड्स को परचेज करा था, लेट सपोज आपने जो है 1,00,000 के गुड्स परचेज करे, तो आपने एंट्री क्या पास करी? आपने एंट्री पास करी परचेजेस अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी लेट सपोज मान लो 10,000 है, 10,000 का आईजीएसटी हो गया और 1,10,000 का क्रेडिटर हो गया। ये हम बात कर रहे हैं क्रेडिट परचेज की। तो लेट सपोज आपने 1,00,000 के गुड्स परचेज करे थे और जिसके ऊपर आपने 10,000 का इनपुट आईजीएसटी पे करा था, तो परचेज के टाइम पर आपने क्या एंट्री पास करी होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उसके बाद जब ओनर ने बिजनेस के अंदर से ड्राइंग करी तो उस टाइम पर क्या एंट्री पास होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के अंदर से कैपिटल कम होगी तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट हो गया। अब बात करें परचेजेस क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बिजनेस ने पहले 1,00,000 के गुड्स परचेज करे थे, जब बिजनेस के अंदर गुड्स आए थे तो हमारा परचेजेस डेबिट हुआ था, लेकिन अब बिजनेस के अंदर से गुड्स जा रहे हैं, ओनर ने जो है लेट सपोज 10,000 की ड्राइंग करी है, 10,000 के गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करें फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर हमारी परचेजेस के अंदर 10,000 आ जाएगा कि बिजनेस के अंदर से 10,000 के गुड्स निकल गए, ये 10 के आ गया। 1,00,000 की परचेजेस हमारी डेबिट हुई थी और 10,000 की परचेजेस हमारी क्रेडिट हो गई, यानी आप सिर्फ 90,000 के गुड्स बिजनेस के अंदर रह गए। अब जितने के गुड्स बिजनेस के अंदर से निकले हैं उतने का इनपुट जीएसटी भी बिजनेस से निकलेगा। परचेज के टाइम पे कौन सा जीएसटी पे करा गया था? इनपुट आईजीएसटी, और उसका कितना रेट था? 1,00,000 के गुड्स के ऊपर 10,000 का आईजीएसटी पे करा है, इसका मतलब है 10% का रेट था, तो 10% के रेट से आईजीएसटी पे करा गया था। तो जब परचेजेस कम होगा, जब रिवर्सल ऑफ जीएसटी होगा, तो उस टाइम पर भी इनपुट आईजीएसटी ही कम करा जाएगा और उसी रेट से करा जाएगा जिस रेट से गुड्स को परचेज करा गया था। तो 10,000 के गुड्स वापस करें तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो यहाँ पर 1,000 का हमारा इनपुट आईजीएसटी कम हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर ड्राइंग के अंदर कितना आ जाएगा? 11,000। ड्राइंग के अंदर आ गया 11,000। तो ड्राइंग की एंट्री आपको क्लियर हो गई। सेम एंट्री बनेगी यहाँ पर इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन के अंदर, यहाँ पर सिर्फ इनपुट आईजीएसटी की जगह पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, वहां पे इसको समझेंगे। अब अगर बात करूं मैं सैंपल की, एडवर्टाइजमेंट की, प्रमोशन की, तो ये सारी बातें सेम है। फ्री में सैंपल दिया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी फ्री में ही होता है, प्रमोशन भी फ्री में ही होता है, यानी ये सब आपका एक्सपेंस है। इनके ऊपर एक तरफ तो आपका खर्चा लगेगा, यानी आपका खर्चा बढ़ेगा। अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो उसे आप डेबिट करते हो। यहाँ पर अगर आपने फ्री सैंपल बांटा तो आप फ्री सैंपल को डेबिट कर दोगे। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करी है तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आपने प्रमोशन करा है तो प्रमोशन का खर्चा आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों हैं आपके खर्चे जिसे आप डेबिट करोगे। और दूसरी तरफ इनकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर से परचेजेस कम हो रही है। अगर आप फ्री सैंपल बांटते हो गुड्स का तो उससे आपकी परचेजेस कम हो रही है। आप कोई सेल नहीं कर रहे, आपके पास कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पास से फ्री में गुड्स जा रहे हैं, आपकी परचेजेस कम हो रही है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे गुड्स को फ्री में बांट रहे हो तो वो भी आपकी परचेजेस को कम करेगा। कोई प्रमोशन के नाम पे गुड्स को बांट रहे हो तो उससे भी आपकी परचेजेस कम होगी। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आपके बिजनेस के अंदर से गुड्स तो कम हो रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको रिवेन्यू नहीं मिल रहा। तो ये सब आपके रिवर्सल ऑफ जीएसटी के केस बन जाते हैं, जहां पर आपको अपने इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है।
तो एंट्री वही होगी, एक तरफ आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आपने अपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, दूसरी तरफ आपका परचेजेस कम हो रहा है, तो जितने के गुड्स कम होंगे उतने गुड्स के ऊपर लगा हुआ जीएसटी भी कम होगा। लेट सपोज आपने जो है 5000 के गुड्स को फ्री सैंपल के नाम पे बांटा, तो 5000 के गुड्स आपके बिजनेस के अंदर से कम हो गए, और परचेज के टाइम पर आपने 10% का जीएसटी पे करा था, तो 5000 के गुड्स के ऊपर आपने कितना जीएसटी पे करा होगा, 5000 का 10% कितना होता है 500, तो 500 का इनपुट जीएसटी आपका कम हो गया, तो टोटल आपका खर्चा आ गया 5500। तो एक तरफ तो आपका खर्चा हो गया 5500 का आपका एक्सपेंस हो गया, और दूसरी तरफ आपका परचेजेस भी कम हो गया और आपका इनपुट आईजीएसटी भी कम हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले ही आपने 1 लाख के गुड्स परचेज करे थे जिसमें से 10,000 के गुड्स ड्राइंग के निकाल लिए, तो आपके पास 90,000 के गुड्स पड़े हुए थे, और आपके पास इनपुट जीएसटी कितना पड़ा था, 10,000 का इनपुट जीएसटी था परचेज के टाइम पे, 1,000 का इनपुट जीएसटी कम हो गया, तो 9,000 का आपका इनपुट जीएसटी था। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो परचेजेस है वो 5,000 से और कम हो गया, 90,000 का परचेजेस बचा हुआ था, 5,000 का और कम हो गया, तो आपके पास कितने के गुड्स रह गए, आपके पास 85,000 के गुड्स रह गए। और साथ के साथ अगर मैं इनपुट आईजीएसटी की बात करूं तो आपके पास कितना इनपुट आईजीएसटी पड़ा था, आपके पास जो है 9,000 का इनपुट आईजीएसटी पड़ा था, जिसमें से 500 का इनपुट आईजीएसटी और कम हो गया, तो अब आपके पास इनपुट आईजीएसटी रह गया 8,500 का। अब देखो यहाँ पर आपका 500 का इनपुट आईजीएसटी भी कम हो गया जो आपका एसेट बनने वाला था, दूसरी तरफ आपकी परचेजेस यानी आपके 5,000 के गुड्स भी कम हो गए, और ये दोनों के दोनों आपका खर्चा बन गया, आपके खर्चे में कन्वर्ट हो गया, आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, 5,500 से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो समझ में आ रही है आपको बात। बाकी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट भी सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी की जगह पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। तो क्लियर है। अब अगर बात करूं और कौन कौन से केसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री सैंपल का केस है, उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन फायर, थेफ्ट और बिकम नॉट सेलेबल। नॉट सेलेबल का मतलब है कि आपके गुड्स या तो एक्सपायर हो गए, खराब हो गए, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर आपके गुड्स सेलेबल कंडीशन में नहीं है, आपके गुड्स बेकार हो गए, तो ये आपका लॉस हो गया, सीधे सीधे आपके गुड्स कम हो जाएंगे। लॉस्ट इन फायर, अगर आग लग जाती है तो भी आपके गुड्स कम हो जाएंगे, आपका नुकसान हो गया। लॉस्ट बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो जाते हैं तो भी आपका नुकसान हो गया, आपके गुड्स यहाँ पर भी कम हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपने गुड्स चैरिटी या डोनेशन में दे दिए तो यहाँ पर भी आपके गुड्स कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि आपकी परचेजेस कम हो रही है और उसका रीजन सेल नहीं है। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर अगर हम डोनेशन और चैरिटी की बात करें तो डोनेशन करो या चैरिटी करो, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ डोनेशन चैरिटी आप गुड्स की कर रहे हो, फ्री में गुड्स को बांट रहे हो, तो आपकी परचेसेस डिक्रीज होगी, यानी आपके पास से गुड्स कम होंगे, और जितने की परचेसेस कम होगी उसके ऊपर लगा हुआ उतना इनपुट आईजीएसटी भी कम होगा। लेट सपोज आपने 10,000 के गुड्स डोनेशन और चैरिटी में दिए, तो 10,000 के गुड्स आपके यहाँ पर कम हो जाएंगी, आपकी परचेसेस कम हो जाएगी। तो जब आपने गुड्स परचेस करे थे तो उस टाइम पर कितना जीएसटी का रेट आपने पे करा था, 10%। 10% का हमने आईजीएसटी पे करा था, तो 10% का आईजीएसटी 10,000 के ऊपर लग जाएगा, कितना निकलेगा 1,000। तो 10,000 के गुड्स के ऊपर हमने 1,000 का आईजीएसटी पे करा था, तो ये हमारा 1,000 से इनपुट आईजीएसटी कम हो जाएगा। तो ये परचेजेस और इनपुट आईजीएसटी मिलाकर टोटल हो गया 11,000। तो ये दोनों चीजें हमारी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ पर हमारा 11,000 का चैरिटी का खर्चा आ जाएगा। तो ये 11,000 का हमारा चैरिटी का खर्चा आ गया। तो समझ में आ रही है आपको बात। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, एंट्री सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। अब अगर बात करें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये भी आपका खर्चा है, आपका लॉस है, लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो दोनों डेबिट होता है। और दूसरी तरफ इससे आपकी परचेजेस कम हो रही है, आपके बिजनेस के अंदर से गुड्स जा रहे हैं, तो जितने गुड्स लॉस बाय फायर हुए उसके ऊपर जितना आईजीएसटी आपने परचेज के टाइम पर पे करा था उतना आईजीएसटी आप यहाँ पर कम कर दोगे। लेट सपोज आपका 5,000 का लॉस हो गया, 5,000 के गुड्स आपके लॉस बाय फायर हो गए, तो परचेज के टाइम पर इसके ऊपर आपने 10% का जीएसटी पे करा था, तो 5,000 का 10% हो गया 500, तो टोटल आपका 5,500 का नुकसान हो गया। टोटल आपका जो लॉस होगा वो 5,500 का होगा। समझ में आ रही है आपको बात। 5,500 यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। तो क्लियर है। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के अंदर होगा, यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी की जगह पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। तो क्लियर है। तो आप चलते हैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। तो ये हमारा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सबसे पहले बात हो रही है कि रमेश ने जो है गुड्स परचेज करें मोहन से। कितने गुड्स परचेज करें, 30,000 के, जिसके ऊपर 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी पे करा है। तो यहाँ पर रमेश ने मोहन से उधार में गुड्स परचेज करे। क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बताया कि क्रेडिट में परचेज कराया या कैश में परचेज कराया, तो हमें अच्छे से पता है कि हम कैसे पता लगाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है, और अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं और उस टाइम पर हमें सेलर का नाम दे रखा है, तो आप आराम से मान सकते हो कि ये आपकी क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पर रमेश ने उधार में गुड्स परचेज करें मोहन से। तो अगर हम सबसे पहले रमेश की बुक्स में एंट्री पास करें, तो रमेश हमारा बायर है, बायर अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री पास करेगा। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी मोहन अकाउंट। रमेश के लिए तो मोहन उसका क्रेडिटर होगा, तो रमेश जो है मोहन को क्रेडिट करेगा और बोलेगा कि ये मेरा क्रेडिटर है। तो यहाँ पर मोहन ने 30,000 के गुड्स परचेज करें, तो परचेजेस के अंदर 30,000 आ जाएगा।
30,000 के ऊपर 6% का CGST और 6% का SGST है। रमेश ने गुड्स परचेज करें तो रमेश परचेज के ऊपर जो GST पे करेगा वो रमेश के लिए इनपुट GST बन जाएगा। तो यहाँ पर रमेश ने 30,000 के ऊपर 6% का CGST पे करा है और 6% का SGST पे करा है। 30,000 का 6% निकालोगे 1800 आ जाएगा। तो 1800 का हमारा इनपुट CGST हो जाएगा और 1800 का हमारा इनपुट SGST हो जाएगा। रमेश के लिए ये दोनों के दोनों इनपुट CGST और SGST उसके एसेट है जिसे रमेश डेबिट करेगा। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो इन सब का आप टोटल करोगे कितना आ रहा है 32,600। तो टोटल 32,600 रुपए रमेश ने मोहन को पे करने हैं। मोहन जो है रमेश का 32,600 का क्रेडिटर बन गया। तो समझ में आई है बात। अब अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर हमारा यहाँ पर मोहन है। तो मोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, मोहन जो है क्रेडिट सेल की एंट्री पास करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन के लिए रमेश उसका डेटर बन गया। तो मोहन जो है अपनी बुक्स में रमेश को डेटर बनाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन जो है रमेश से गुड्स को सेल करते समय पर CGST और SGST रिसीव करेगा। तो सेलर जो भी GST रिसीव करता है वो सेलर के लिए आउटपुट GST कहलाता है और आउटपुट GST हमारा लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर मोहन के लिए ये आउटपुट CGST और SGST मोहन का लायबिलिटी बनेगा। 30,000 के गुड्स सेल करे थे तो सेल के अंदर 30,000 आ जाएगा। 30,000 का 6% क्या होता है 1800। तो 1800 का CGST हो गया और 1800 का SGST हो गया। तो टोटल मोहन ने रमेश से कितना पैसा लेना है 32,600। तो 32,600 से मोहन जो है रमेश को डेबिट कर देगा। तो क्लियर है। तो आप जरा चलते हैं रिवर्सल ऑफ GST के ऊपर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है ध्यान से देखो, गुड्स रिटर्न बाय रमेश टू मोहन फॉर ₹5,000। तो रमेश कौन था हमारा, रमेश था हमारा बायर और मोहन कौन था, मोहन था हमारा सेलर। तो रमेश ने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए मोहन को। तो रमेश के लिए ये परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न हमारा रिवर्सल ऑफ GST होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रमेश की बुक्स की बात करूं तो रमेश के लिए ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री जो होती है वो परचेज की बिल्कुल अपोजिट होती है। जब गुड्स परचेज करे थे तो उस टाइम पर रमेश ने क्या एंट्री पास करी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो बस इसकी बिल्कुल अपोजिट एंट्री पास होगी परचेज रिटर्न के केस में। परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट, जिसे पहले क्रेडिट करा था उसे आप डेबिट कर देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हमारा परचेजेस अकाउंट ही है जिसको परचेज रिटर्न का नाम दिया गया है। तो परचेजेस अकाउंट पहले डेबिट करा था, अब जो है परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इनपुट CGST और इनपुट SGST पहले डेबिट करा था, अब इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट हो जाएगा। एक तरफ हमारी परचेजेस कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारा इनपुट GST कम हो रहा है। तो 5,000 के गुड्स रिटर्न करें तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के अंदर 5,000 आ जाएगा। इसको सही कर लेना, 5,000 के गुड्स रिटर्न करें जिसके ऊपर कितने परसेंट का GST लगा था, परचेज के टाइम पर आपने कौन सा GST पे करा था, रमेश ने जो है परचेज के टाइम पर CGST और SGST पे करा था। कितने परसेंट से पे करा था, 6% से पे करा था। तो यहाँ पर 5,000 का 6% 300 हो गया। तो 300 का इनपुट CGST और 300 का इनपुट SGST कम हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5,600। तो 5,600 से रमेश का क्रेडिटर कम हो गया। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो, रमेश ने मोहन को परचेज के टाइम पर 32,600 रुपए पे करने थे। रमेश ने जो है मोहन को क्रेडिट करा था 32,600 से, लेकिन अब जो है रमेश ने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो जितने गुड्स रमेश ने वापस कर दिए उतने गुड्स की पेमेंट रमेश थोड़ा ना करेगा मोहन को, ये गुड्स तो वापस हो गए ना। तो 5,000 के गुड्स वापस हो गए और साथ के साथ उसके ऊपर जितना GST बनता है वो GST भी रमेश अब मोहन को पे नहीं करेगा। कितना GST बनता है इसके ऊपर 600 रुपए का। तो टोटल 5,600 हो गया। टोटल 5,600 रुपए अब रमेश मोहन को पे नहीं करेगा। रमेश ने मोहन को पे करने थे 32,600 रुपए, जिसमें से 5,600 रुपए अब रमेश मोहन को पे नहीं करेगा। तो बैलेंस कितना रह गया, तो बैलेंस रह गया 27,000। अब जो है परचेज रिटर्न के बाद रमेश ने मोहन को सिर्फ 27,000 रुपए पे करने हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर मैं मोहन के बुक्स की बात करूं यानी सेलर की बात करूं तो सेलर के लिए ये सेल्स रिटर्न है। मोहन ने तो गुड्स को सेल करा था, जो गुड्स उसके पास वापस आ गए। तो मोहन जो है सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेगा। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री भी सेल्स की बिल्कुल अपोजिट होती है। जब मोहन ने गुड्स को सेल करा था उस टाइम पर मोहन ने एंट्री पास करी थी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। तो बिल्कुल इसकी अपोजिट एंट्री पास होगी सेल्स रिटर्न के टाइम पर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये सेल्स अकाउंट ही है, सेल्स अकाउंट कम हो रहा है जिसको हमने सेल्स रिटर्न का नाम दे दिया। सेल्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू रमेश अकाउंट जो कि मोहन का डेटर है। तो यहाँ पर सेम बात अप्लाई हो रही है, इसको काट लेना, ये गलत है। मोहन के पास कितना सेल्स रिटर्न आया है, मोहन के पास 5,000 का सेल्स रिटर्न आया है। तो मोहन का सेल्स रिटर्न कितना है 5,000। तो सेल्स रिटर्न में 5,000 आ जाएगा। उसके बाद 5,000 के ऊपर कितना आउटपुट CGST और कितना आउटपुट SGST मोहन ने रिसीव करा था। तो 5,000 के ऊपर 6% का CGST और 6% का SGST मोहन ने रिसीव करा था। तो 5,000 का 6% कितना होगा 300। तो यहाँ पर आउटपुट CGST आ जाएगा 300 और आउटपुट SGST भी 300 आ जाएगा। और जो हमारा डेटर अकाउंट कम होगा यानी रमेश अकाउंट कम होगा वो 5,600 से कम होगा।
अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। मोहन ने जो है सेल के टाइम पर रमेश को अपना डेटर बनाया था 32,600 से। इसका मतलब है कि मोहन ने ये बोला है कि रमेश से मुझे 32,600 रुपए रिसीव करने हैं। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होती है तो उस टाइम पर मोहन कह रहा है कि मुझे अब रमेश से 5,600 रुपए कम रिसीव करने हैं। पहले कितने रिसीव करने थे, 32,600। अब उसमें से 5,600 रुपए कम रिसीव करने हैं। यानी मोहन ने जो है रमेश को, अपने डेटर को 5,600 से कम कर दिया। डेटर हमारा असेट होता है, अगर असेट कम होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मोहन ने अपने डेटर को 5,600 से कम कर दिया और अब मोहन बोल रहा है कि मुझे सेल्स रिटर्न के बाद रमेश से सिर्फ 27,000 रुपए रिसीव करने हैं। 32,600 में से 5,600 लेस कर देंगे, 27,000 आ जाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। और दूसरी तरफ बात करूं अगर मैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की, तो 300 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी कम हो गया और 300 रुपए का आउटपुट एसजीएसटी कम हो गया। तो अब यहाँ पर मोहन बोल सकता है कि पहले मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 1800 रुपए का था, अब जो है 300 का कम हो गया। यानी अब मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी बचा है 1500 का और आउटपुट एसजीएसटी भी 1500 का बचा है। उसी तरीके से अगर मैं रमेश की बात करूं तो रमेश के पास पहले इनपुट सीजीएसटी कितना था, परचेज के टाइम पर रमेश के पास 1800 का इनपुट सीजीएसटी था और 1800 का इनपुट एसजीएसटी था। लेकिन परचेज रिटर्न के बाद रमेश का इनपुट सीजीएसटी 300 से कम हो गया और इनपुट एसजीएसटी भी 300 से कम हो गया। तो अब रमेश बोलेगा आफ्टर परचेज रिटर्न कि मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 1500 का है और इनपुट एसजीएसटी भी 1500 का है। क्योंकि 300 का इनपुट सीजीएसटी और 300 का इनपुट एसजीएसटी अब मुझे पे ही नहीं करना, तो जो जीएसटी रमेश ने पे ही नहीं करना वो जीएसटी रमेश का इनपुट जीएसटी कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर रमेश का इनपुट सीजीएसटी बच गया 1500 का और इनपुट एसजीएसटी भी 1500 का बच गया। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर मैं बात करूं ड्राइंग की, तो रमेश ने जो है गुड्स विड्रॉ करें फॉर पर्सनल यूज, यानी रमेश ने ड्राइंग करी है 1000 गुड्स की। तो अगर मैं रमेश की बुक्स की बात करूं तो रमेश की बुक्स में ड्राइंग की एंट्री पास होगी। ड्राइंग से जो है बिजनेस की कैपिटल कम होगी, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करा जाता है। कितने से डेबिट होगा, ध्यान से सुनो। रमेश ने जो है 1000 के गुड्स विड्रॉ करें तो हमारा परचेजेस 1000 से कम होगा। हमारे बिजनेस के अंदर से 1000 के गुड्स कम हो रहे हैं। अब 1000 के गुड्स कम हो रहे हैं तो उनके ऊपर का जीएसटी भी कम होगा। परचेज के टाइम पर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा गया था और 6% से पे करा गया था। तो 1000 का 6% कितना होता है, 60 रुपए। तो 60 रुपए का इनपुट सीजीएसटी और 60 रुपए का इनपुट एसजीएसटी कम हो जाएगा। तो टोटल कितने का ड्राइंग हो गया, टोटल ड्राइंग हो गई 1120 रुपए की। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर मैं बात करूं फ्री सैंपल की, रमेश ने जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। तो 500 रुपए गुड्स बिजनेस के अंदर से कम हो गए तो हमारी परचेजेस 500 से कम हो जाएगी और उसके ऊपर का इनपुट जीएसटी भी कम हो जाएगा। तो 500 का 6% कितना होगा, 30 रुपए। तो टोटल 560 रुपए का हमारा फ्री सैंपल का खर्चा हो गया। फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंस है जिसे हमने डेबिट करा। 500 रुपए के हमारे गुड्स कम हुए जिसके ऊपर 30 रुपए का सीजीएसटी था और 30 रुपए का एसजीएसटी था। तो एक तरफ हमारा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कम हो गया, हमारा परचेसेस भी कम हो गया और दूसरी तरफ ये सब कुछ हमारा एक्सपेंस बन गया जिसे हमने डेबिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। अब जो है चैरिटी की बात कर लेते हैं। तो रमेश ने जो है 1500 रुपए की चैरिटी कर दी। गुड्स की चैरिटी करी गई है, इसका मतलब है इससे गुड्स कम होंगे। तो एक तरफ तो चैरिटी से खर्चा बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारे परचेजेस कम हो गया। 1500 की चैरिटी करी गई है तो उसके ऊपर जितना सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था उसको भी कम कर लो। तो 1500 का 6% होता है 90 रुपए। तो 90 रुपए का इनपुट सीजीएसटी और 90 रुपए का इनपुट एसजीएसटी कम हो जाएगा। टोटल करोगे तो आ जाएगा 1680 रुपए। 1680 रुपए का हमारा चैरिटी का खर्चा हो गया जिसे हमने डेबिट कर दिया। तो समझ में आ रही है आपको बात। लास्ट है हमारा गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो 300 रुपए गुड्स हमारे जल गए, हमारा लॉस हो गया। तो एक तरफ हमारा लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे गुड्स कम हो रहे हैं। तो अगर गुड्स कम होते हैं तो उस केस में हम अपने परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 300 रुपए का हमारा परचेजेस कम हो गया, 300 रुपए गुड्स हमारे आग में जल गए। तो लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंस है जिसे हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एक तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारा परचेजेस कम हो गया। अब हमने परचेजेस कम किया है तो इस परचेजेस के ऊपर जितना जीएसटी था उसे भी हम कम करेंगे। 300 का 6% होता है 18 रुपए। तो 18 रुपए का इनपुट सीजीएसटी और 18 रुपए का इनपुट एसजीएसटी कम हो जाएगा। इन सब का टोटल 318 रुपए का हमारा एक्सपेंस हो गया। इसको काट के सही कर लेना, यहाँ पर 336 आएगा। ये 336 से डेबिट होगा लॉस बाय फायर। एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल लो, दोनों का रूल सेम है। बाकी है ही हमारा लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर हमारा लॉस होता है। अगर आपने कोई खर्चा इंटेंशनली करा है तो वो आपका एक्सपेंस है, और अगर कोई खर्चा हो गया, आपका नुकसान हो गया, वो भी अनइंटेंशनली, तो उसे हम लॉस बोलते हैं। तो आग लगना तो अनइंटेंशनल था, ऐसा तो है नहीं आपने जानबूझ के आग लगाई। तो अगर फायर होता है, थेफ्ट होता है, तो उस केस में वो लॉस कहलाता है। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो ये हमारा रिवर्सल ऑफ जीएसटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया।